हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप हमारे चैनल में बने हुए हैं, आपने हमारे पुराने वीडियो देखे ही होंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था औद्योगिक समाज में परिवर्तन। औद्योगिक समाज क्या है, शिक्षा, परिवार और स्तरीकरण का पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष, माना क्लास एंड क्लास स्ट्रगल्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि क्लासेस क्या है, व्हाट आर दी क्लासेस एंड मीनिंग ऑफ क्लासेस आपको जानना पड़ेगा। क्लास क्या होती है और क्लास स्ट्रगल क्या होता है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक है क्लास, दूसरा है क्लास स्ट्रगल। ये चीज़ समझना है ध्यान से। क्लास का मतलब आप समझिए, क्लास का मतलब वो वाली क्लास नहीं कि आप छठवीं में पढ़ रहे हैं, सातवीं में पढ़ रहे हैं, ये वाली क्लास नहीं। क्लास का मतलब एक ऐसा डिवीजन जो जन्म के आधार के अलावा हो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के अलावा जो कोई भी डिवीजन किया जाए, उस डिवीजन में जो बंधे हुए लोग हैं वह क्या कहलाएंगे, वर्ग में कहलाएंगे, किसी ना किसी वर्ग में कहलाएंगे। मतलब जन्म के अलावा अन्य किसी भी आधार पर विभाजन क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। बहुत बेसिक सी परिभाषा है, आप फिर से समझिए कि मतलब जैसे ही आप जन्म हुए, आपका जन्म हुआ, मान लो किसी एक जाति में जन्म हुआ तो आप जाति वाले कहलाएंगे। लेकिन आप कोई ऑक्यूपेशन अपनाए हुए हैं, मान लो आप श्रमिक हैं, लेबर हैं, आप फार्मर हैं, तो वो आप फिर क्लास में कहलाएंगे। मतलब जन्म के अलावा किसी अन्य आधार पर आपका विभाजन किया जाए तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। किसानी आपके जन्म के आधार पर नहीं है, आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, लेकिन आप अपनी जाति, आप अपने नाम, है ना, आप अपनी कास्ट, आप अपने धर्म को जन्म के आधार पर ही रखेंगे। अपने माता पिता, इसको जन्म के आधार पर रखेंगे। परिवार जन्म के आधार पर होगा। नातेदारी जन्म के आधार पर भी होती है, और क्या रक्त संबंध भी होते हैं, विवाह के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं होगा। तो और एक और परिभाषा क्या है, ऐसे व्यक्तियों का समूह, समूल नहीं समूह है, जिनकी समान सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थिति होती है। मतलब इक्वल इक्विटी होगी उनकी काहे में, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल कंडीशंस जिनकी समान हो। मतलब गरीब गरीब का दोस्त होता है, बहुत ही रेयर केस होगा कि जहाँ आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत कोई गरीब हो। मतलब इक्वल उनके, जिसकी कल्चरल वैल्यूज में कल्चरल वैल्यूज जिसकी आपस में समान हो, वो भी आपस में एक जैसे एक वर्ग में रहते हैं। जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन से एक जैसी होती है वो भी एक क्लास में रहते हैं। जिनकी सोशल वैल्यूज एक जैसी रहती है वो भी एक क्लास में रहते हैं। तो ये तीनों जन्म से तय नहीं होती, है ना, जन्म से तय नहीं होती। हो सकता है कल्चरल वैल्यू तय हो जाए, कुछ कल्चरल वैल्यू तय हो जाए, लेकिन सारी कल्चरल वैल्यू तय नहीं होती। कुछ सोशल वैल्यू तय हो जाए, सारी सारी नहीं होती। ठीक है ना। और औद्योगिक समाज जो होगा, जो आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब क्या, आपको कल ही बताया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात उस जगह पर जो भी वैल्यूज पनपी हैं, जो भी उनकी आचार विचार धारा है, इंडस्ट्रीज के आसपास रहने वाले लोगों की समाज को क्या बोलेंगे हम, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलेंगे। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसमें केवल आर्थिक आधार पर वर्ग का विभाजन होता है। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसमें केवल आर्थिक आधार पर बटेगा, इकोनॉमिकल बेसिस पर बटेगा। अब इकोनॉमिकल बेसिस पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दो प्रकार के वर्ग बनेंगे। एक बनेगा कैपिटलिस्ट, पूंजीपति वर्ग, और एक बनेगा श्रमिक या सर्वहारा, लेबर क्लास, और एक कैपिटल क्लास। एक कैपिटल क्लास और एक बनेगी आपकी लेबर क्लास या सर्वहारा। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं बुर्जुआ, हिंदी में बोले तो बुर्जुआ, बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा होगा श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास। और ये किस पर आधारित है, यह इकोनॉमिकल बेस पर है, आर्थिक आधार पर बटा हुआ है कि एक की परिस्थिति बहुत ऊंची है, दूसरे की परिस्थिति बहुत नीचे है। तो ये आपको बेसिक समझ में आया कि वर्ग क्या होता है। आप फिर से टॉपिक पर ध्यान दीजिए। टॉपिक है हमारा औद्योगिक समाज में वर्ग। तो हमने वर्ग की परिभाषा बता दी है। वर्ग मतलब क्या, फिर से दिमाग लगाइए कि जन्म के अलावा अन्य किसी भी आधार पर विभाजन वर्ग कहलाता है। यह समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल वैल्यूज के लोगों का एक समूह होता है जिनकी एक सी विचारधारा होती है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस आधार पर होता है, केवल आर्थिक आधार पर होता है। अब देखिए, अब हमें समझना है कि वर्ग से संबंधित रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि एक परंपरागत दृष्टिकोण, एक क्लासिकल दृष्टिकोण है, अप्रोच है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, वेबेरियन थ्योरी है। तीन चार थ्योरीज हैं कि समाज में वर्ग कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के वर्ग होते हैं। इससे संबंधित अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आ सकता है पेपर में, कई किताबों में दिया हुआ है, कई किताबों में नहीं दिया हुआ।
तो वो आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपको करना है कि नहीं करना है। सेकेंड, हाँ, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है कि आपको करना है या नहीं करना है। तो इन सारे दृष्टिकोणों से रिलेटेड या इन सारी थ्योरी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। आपका 5 या 7 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, अब तो 7 मार्क्स के हिसाब से देख लेंगे। सबसे पहले है आपका परंपरागत दृष्टिकोण। ध्यान दीजिए, परंपरागत दृष्टिकोण पहला एक अप्रोच मिलती है काहे से रिलेटेड, वर्ग से संबंधित सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल व्यू। इसके जो वो है एक्सपोनेंट है, इसको जो प्रतिपादित किया है, किसने किया है, अरस्तु ने। इसको अरस्तु ने दिया है, अरस्तु के द्वारा प्रतिपादन किया गया है सिद्धांत का। अरस्तु ने बताया था कि समाज 3 भागों में बटा हुआ है, सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई है। एक या तो बहुत अमीर है, सही बात है, अंबानी टाइप लोग। एक तो बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, और बीच में होता है मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। अब देखिए, ये बहुत ही एक जनरल परसेप्शन है सोसाइटी को बांटने का, कि एक तो अंबानी टाइप लोग हैं और एक वैसे लोग हैं जिनको खाने के लिए रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है ना। और इन दोनों के बीच में होता है मध्य वर्ग। तो इसने बताया कि सोसाइटी 3 प्रकार से होती है। तो ये काइंड ऑफ एक इकोनॉमिकल अप्रोच है, और वेस्टर्न अप्रोच है, इकोनॉमिकल अप्रोच है, कि आर्थिक आधार पर ही बता दिया था। और अरस्तु कह रहा था कि अब समन्वय कैसे होगा। अरस्तु ने कहा कि सोसाइटी में समन्वय तब होगा जब दो अतियों के बीच में, क्या होगा, समन्वय होगा, तो सफल लोकतंत्र की स्थापना होती है। आपने एरिस्टोटल पढ़ा होगा थिंकर में, उसने भी गोल्डन मीन थ्योरी दी है ना। हाँ, तो गोल्डन मीन थ्योरी उसकी ने सोसाइटी में भी लगाई, कि सोसाइटी में ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब होना चाहिए। इन दोनों के बीच जब कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, तो ही एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की क्या होगी, स्थापना होगी। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इसीलिए तभी बनेगा। तो ये एरिस्टोटल ने बताया था क्लास। एरिस्टोटल के हिसाब से कितनी क्लासेस हो गई, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितनी क्लासेस है, 3। फिर से दोहराइए, बहुत गरीब, बहुत अमीर और मध्य वर्ग। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है कि दो अतियों के बीच में एक वर्ग होना चाहिए, तभी एक सफल लोकतंत्र की, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की क्या होगी, स्थापना होगी। तो ये एक क्लासिकल अप्रोच है किसकी, एरिस्टोटल की। अगला सिद्धांत जो था वह था कार्ल मार्क्स का। ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं इस चीज के। कार्ल मार्क्स को हम बोलते हैं जो हमारी वो है ना, वर्ग संघर्ष की सिद्धांत जो है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कार्ल मार्क्स ने बताया है। कार्ल मार्क्स ने ऐसी क्रांतिकारी किताब लिखी, द दास कैपिटल। द दास कैपिटल के द्वारा ही यूरोप में क्रांति आ गई। उसके द्वारा उसकी जो कल्पनाएं थी, उसकी कल्पनाओं के आधार पर ऐसे ऐसे दुनिया 2 भागों में बट गई। कोल्ड वॉर हो चुके हैं, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, केन्या, ऐसे ऐसे देश बन चुके हैं। और इतनी बड़ी क्रांति लाने के पीछे ये विद्वान जिम्मेदार हैं, कौन, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया था और बहुत ही ढंग से कहा था। इन्होंने बताया, कार्ल मार्क्स, अब जो कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिकों का उदय होगा एक ऐसी सोसाइटी में जो पूरी कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, जो पूरी कैपिटल की ओर जाती है। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को अपने चश्मे से देखा, और कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ये कैपिटलिज्म जो है ये शोषण करता है। कैपिटलिज्म में लोग क्या करते हैं, पूंजी का संचय करते रहते हैं। जो वास्तविक मेहनत कर रहे हैं लोग, उन तक उनकी मेहनत का एक ढेला नहीं पहुंचता। एक व्यक्ति मजदूरी करता है सुबह 10 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक, उसको मिलते हैं 100 रुपए। और एक पूंजीपति अपने ऑफिस में बैठ के ऐसे 1000 वर्करों को चूसता है और पूरा पैसा उसके पास जाता है। उसने कुछ काम नहीं किया। ये कार्ल मार्क्स का नजरिया था। उन्होंने कहा कि आर्थिक, जो उनका नजरिया था वो सिर्फ इकोनॉमिक बेस पर था, आर्थिक आधार पर था। उन्होंने कहा कि समाज आर्थिक आधार पर बटा हुआ है। 2 प्रकार के लोग हैं, बुर्जुआ या बुर्जुआ और सरमाहारा, मतलब बोर्गोसिन एंड प्रोलेटेरिएट और बोर्जियोसिक। जी इंग्लिश में नाम है इनके, देख लेना। और हिंदी में होता है बुर्जुआ और सर्वहारा, ग्रामिक भी बोल देते हैं कभी कभी, सर्वहारा, है ना। तो कैपिटलिस्ट और आप नॉर्मल लेबर्स भी बोल सकते हो उनको। तो उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब ये जो श्रमिक लोग हैं, जो जब शोषण इतना ज़्यादा हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये लोग क्रांति कर जाएंगे, जो भी शोषित वर्ग हैं, है ना। और वर्ग संघर्ष समाज में चलता रहता है पूंजीपतियों द्वारा श्रमों पर। जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने ही सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया है अपनी पूंजी से। उन्होंने कहा था इतना ज़्यादा शोषण कर दिया कि समाज अब स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट गया है। पहले सब गरीब थे, फिर कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म में समाज को 2 भागों में बांट दिया। ये कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है। बोले कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट ने समाज को 2 भागों में बांट दिया है, उनका शोषण करके, उनको एक्सप्लॉइट करके और आर्थिक आधार पर अत्याचार करके, इकोनॉमिकल बेस पर।
है ना। और इन्होंने दो भागों में बांट दिया, वही पूंजीपति और ग्रामीण दो भाग में बट चुका है, और अत्याचार करके क्लासेस उत्पन्न हुई हैं। तो ये किसके हिसाब से है वर्ग संबंधी सिद्धांत? कार्ल मार्क्स के हिसाब से। आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला, इन्होंने समाज का वर्णन किस आधार पर किया? आर्थिक आधार पर किया। दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से? सर्वहारा और बुर्जुआ, है ना। इसके बाद उन्होंने कहा ये उत्पन्न कैसे हुआ? पहले सब गरीब थे, उन्होंने उन पर अत्याचार किए, एक्सप्लॉइट किया, जिससे क्या हुआ? दो भागों में बट गए थे। ठीक है ना। बस ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग से संबंधी। अब एक आया वेबर, आपने वेबर का नाम सुना होगा। ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत वेबर का है ना। नौकरशाही सिद्धांत पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो वेबर का एक वर्ग से संबंधित सिद्धांत भी है, थ्योरीज रिलेटेड टू क्लास। किसका? वेबर का, मैक्स वेबर। वेबर कह रहे हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। कहना इसका भी सही है। मतलब कार्ल मार्क्स ने उस चीज को, जो समाज में क्लासेस बनी हुई हैं, उसको सिर्फ इकोनॉमिकल नजरिए से देखा, जबकि मैक्स वेबर कह रहा है कि नहीं, सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता। इकोनॉमिकल फैक्टर भी होता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, है ना। आर्थिक कारण सामाजिक असमानता के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वेबर कह रहे हैं कि सिर्फ आर्थिक आधार पर सोशल इनइक्वालिटी नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लो कोई अभी अभी की स्थिति देख लें, तो एक पुराने राजवंशों का कोई वंशज हैं, रजवाड़ों के कोई वंशज हैं, उनके पास प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका सम्मान आज भी राजाओं जैसा हो रहा है। तो क्या उनके पास पैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई खिलाड़ी है, गोल्ड जीत कर आया है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका सम्मान तो सबसे अलग है ना, वो एक अलग क्लास है, और उसको तुम एक आर्थिक आधार पर तो नहीं देख सकते। कोई समाज सेवक है, उसने समाज सेवा करके अपनी इज्जत कमाई है, और उनका एक ग्रुप है समाज सेवकों का, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो तो समाज में बहुत ऊपर इज्जत रख रहे हैं। तो क्या वो इकोनॉमिकल फैक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैक्स वेबर ने वही बताया। मैक्स वेबर कह रहा कि कोई एक इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं होता, बट क्लासेस जो होती हैं बहुत सारे प्रकार से बसती हैं। उन्होंने तीन चीजें बताई, एक वर्ग, एक स्थिति, और एक पार्टी। मतलब कौन सी आपकी क्लास है, ये तो होगा ही कि आप हाई क्लास हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो। दूसरा आपका स्टेटस क्या है, स्थिति, स्टेटस क्या है। तीसरा पार्टी, आप किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हो। अब ये सोचो, ये यूरोपियन थिंकर्स हैं, उन्होंने वहां देखा आप किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक से हैं, आप रिपब्लिकन से हैं, आप लेबर से हैं, आप इंडिपेंडेंट से हैं, आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो इन्होंने तीन आधार पर बताया था। बात समझ में आई? इसके बाद चौथा जो सिद्धांत है वर्ग से संबंधित, ये आखिरी सिद्धांत है, ये बहुत ही सर्वमान्य सिद्धांत है। ये कह रहे कि कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारिक, है ना। ये आपका रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक है ये, है ना। रियलिस्टिक थ्योरी है किंग्सले पॉवेल्स और विल्बर्ट मूर की। इन्होंने इन्होंने ना तो आर्थिक आधार पर बताया, इन्होंने ना तो अन्य कोई आधार बताए। ये बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत है, जो आप और मैं सभी फील करते हैं। बोले समाज में जो क्लास में ऊपर जाता है, वह अपनी योग्यता के आधार पर जाता है। सिर्फ एक और एक ही फैक्टर होता है, प्रतिष्ठित व योग्य व्यक्ति ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है ना। इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन को आवश्यक बताया। बोले जो भी समाज में क्लासेस बन रही हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं। नहीं सब एक जैसे लगेंगे। अब तुम्हें जैसे अपने कंप्यूटर का काम सुधरवाना है, कंप्यूटर में तुम्हारा हैक हो गया, तो तुम किसी मजदूर के पास तो जाओगे नहीं। एक क्लास हो गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तुम उन्हीं के पास जाओगे। बोले अगर तुम्हें नहीं ही पता होगा तो वो लेबर क्या कर लेगा। समझ गए ना। तो ये बहुत ही व्यवहारिक चीज था। उन्होंने कहा कि समाज में जो व्यक्ति टैलेंटेड होगा, जो प्रतिष्ठित होगा, वही उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। अब चाहे वो पैसे के आधार पर, चाहे वो स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो टैलेंट के आधार पर हो, चाहे कला के आधार पर हो, चाहे कौशल के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो। अगर उसमें स्थायित्व का, अगर वो ऊंचा स्थान प्राप्त कर रहा है, तो अपने टैलेंट और योग्यता के आधार पर कर रहा है। सही बात है। और उन्होंने कहा जो स्थिरीकरण है, जो स्ट्राटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी जो क्लासेस में बटी हुई है, ये इसकी परमानेंसी और इसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अगर कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी, एक जैसे लोग हो जाएंगे, तो लोगों में आगे जाने की प्रेरणा नहीं होगी। ठीक है ना। तो लोगों में आगे जाने की प्रेरणा नहीं रहेगी। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आ जाएगी लाइट, फिर स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर से। तो इन्होंने बताया कि जो सोशल इनइक्वालिटी बनी हुई है सोसाइटी में, वह आवश्यक और लाभकारी बिंदु है, वह नेसेसरी भी है और बेनिफिशियरी भी है। ऐसा नहीं है कि हर बार शोषण होगा। इससे हमको पता रहेगा कि कौन काम का है कौन काम का नहीं है, कंपटीशन की भावना बनी रहेगी, समाज निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है ना। तो ये इतनी सी बातचीत है। ये इन्होंने वर्क से संबंधित 4 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। एक परंपरागत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी, एक पढ़ा था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है मैक्स वेबर का सिद्धांत, इसके बाद पढ़ा हमने व्यवहारिक सिद्धांत, है ना। 4 थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद अब देखिए भारत में कैसे इंडस्ट्रियल क्लास जो है स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर कैसा है भारत में, इसका डिवीजन किया गया है। एक किया गया है आपकी आपकी स्टेटस के हिसाब से, हायर स्टेटस है या लोअर स्टेटस है। एक किया गया है बिजनेस के आधार पर, क्या बिजनेस है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के आधार पर वर्गों का विभाजन। ऑक्यूपेशन के आधार पर वर्गों का विभाजन कैसे है वो भी बताते हैं। देखिए एक कोई लेबर क्लास होगा, बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास होगा, है ना, शासक वर्ग होंगे, रूलर क्लास होगा, है ना, कृषक समाज होगा, कृषक वर्ग होगा, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग होगा, व्यापारी वर्ग होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऑक्यूपेशन के आधार पर इंडिया में क्लासेस बटी हुई हैं। और हायर और लोअर स्टेटस के आधार पर कैसे बटे हुए हैं, हायर क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग और लेबर क्लास लोग। अभी बजट आया है तो आपने बहुत ही ट्रेंडिंग में सुना होगा क्या, मिडिल क्लास के बारे में, है ना। मिडिल क्लास के साथ ये हुआ, मिडिल क्लास को फिर से छला गया, मिडिल क्लास पर टैक्स के रेट ज़्यादा हो गए। तो वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये सोसाइटी में जो क्लासेस बनी है ये किसके आधार पर, हायर और लोअर स्टेटस के आधार पर बनी हुई है। और ऐसा सुना होगा व्यापारी वर्ग, है ना, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति, व्यवसायी, ये सब चीज़ें किसके आधार पर बनी हुई है, ये क्लासेस डिवीजन किसके आधार पर है, ऑक्यूपेशन के आधार पर। तो दो प्रकार से भारत में इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया दो प्रकार से है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले हाई क्लास की बात करते हैं। तो हाई क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, हाई क्लास में वे लोग आते हैं जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारखानों के मालिक हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं। ये कैसे हैं, ये बहुत बड़े पूंजीपति हैं, है ना। ये आलीशान जीवन व्यतीत करते हैं, आलीशान जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। और राजनीतिक दखल अंदाजी भी करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर इनका होता है। हाई क्लास टैक्स पेयर्स भी होते हैं, है ना, सीएसआर भी भरते हैं, सीएसआर के माध्यम से सरकार में सहयोग भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड सीएसआर। उद्योगपति हैं, कारखानों के मालिक हैं, इनकी आय बहुत ज़्यादा होती है, इनकम बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लगभग देश की 75% आय का हो इन्हीं के पास हो, लगभग 75% कैपिटल इन लोगों के पास है इंडिया की, है ना। तो ये बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं, लग्जूरियस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है कभी कभार इनके द्वारा, सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं ये, और ये हाई क्लास है ना। इसके बाद इसका एग्जाम्पल तुम्हें पता ही होगा, हमारे अंबानी जी, अडानी जी, टाटा, बिरला, ये सब इस क्लास में आते हैं। हाई क्लास है ये, बहुत हाई क्लास है, इनको सरकार दुखी नहीं करती है। फिर आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में अपन जैसे लोग हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, व्यापारी, किसान, ये सभी लोग आते हैं, है ना। डॉक्टर भी आता है, इंजीनियर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, और वकील भी आते हैं, प्रोफेसर्स भी आते हैं। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल इनकम है, सादा जीवन, उच्च विचार व्यतीत रखते हैं, वो हैं। इनमें कंपटीशन की भावना अधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में होगा, मिडिल क्लास में होता है। मिडिल क्लास हमेशा अपर क्लास में जाने की ओर आगे बढ़ता रहता है, और बहुत ही रेयर टू रेयर होता है कोई मिडिल क्लास अपर क्लास में पहुंच जाए। देखना, एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, 3 क्लासेस है ना, अपर, मिडिल और लोअर। लोअर से मिडिल आना बहुत आसान है, लेकिन मिडिल से अपर जाना बहुत कठिन है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को अपर क्लास तक जाना है तो बहुत ही रेयर टू रेयर केस है, लेकिन लोअर क्लास से आप मिडिल क्लास आ सकते हो आसानी से, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग, आसानी से आ सकते हो। तो जो मिडिल क्लास है इंडिया की, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, ये अपने सोशल वैल्यूज़ को बनाए रखी है, सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करती है। कौन सी, मिडिल क्लास। जो भी मध्य वर्ग है, ये इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्राध्यापक भी, व्यापारी, किसान, ये सब लोग आ रहे हैं,
कंपटीशन की भावना रखते हैं, और ये इन्होंने आज तक अपनी सोशल वैल्यूज़ को बरकरार रखा है ना। सामाजिकता का गुण इनमें ज़्यादा होता है। कौन सा गुण? सामाजिकता। सोसाइटी में रहने का गुण इनमें ज़्यादा होता है, जो सोसाइटी को एक करके रखते हैं, पारंपरिक वैल्यूज़ को ये बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, और इनमें परंपराओं के प्रति सम्मान होता है, आदर होता है, संगठित होकर रहते हैं ये, है ना। कैसे रहते हैं? संगठित होकर रहने की इनमें गुण होता है। और मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि आपने पाकिस्तान सुना होगा, पाकिस्तान के बारे में जानते हो। अगर पाकिस्तान आज कंगाल और बर्बाद देश है, अकॉर्डिंग टू डेटा, जो भी डेटा आते हैं वहाँ से, तो कंगाल और बर्बाद देश है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं है। किसी भी देश की इकोनॉमी को संभालने का काम कौन करता है? मध्यम वर्ग करता है, क्योंकि ये ही डिमांड और सप्लाई की चेन को क्या करता है? मैनेज करता है। अब अमीर आदमी है तो वो कितना ही खर्च करेगा, होंगे तो 4 ही 5। मिडिल क्लास एक जैसी आय वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तुम अगर चीज़ों को महंगा कर दोगे तो मिडिल क्लास चीज़ें खरीदना बंद कर देगा। तो मिडिल क्लास किसी भी देश की बैकबोन होते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, जैसे ही वहाँ आज़ादी आई, सुनना ध्यान से, पाकिस्तान में जैसे ही आज़ादी हुई तो वहाँ पर दो ही प्रकार के लोग थे, या तो एक इंडिया से माइग्रेटेड लोग और वहाँ के लोकल, ठीक है ना, और दूसरे थे रूलर क्लास, नवाब लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट। वहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं था। या तो वहाँ गरीब लोग हैं या तो वहाँ अमीर लोग हैं। अमीर है तो बहुत अमीर है, और गरीब है तो बहुत ही गरीब है। तो वहाँ उसकी इकोनॉमी को संभालने के लिए कोई मिडिल क्लास नहीं है। जबकि इंडिया के केस में अमीर है, गरीब भी है, लेकिन मिडिल क्लास बहुत है। इन दोनों की तुलना में मिडिल क्लास ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उस देश का वास्तविक चरित्र यह मिडिल क्लास ही दिखाता है। तो ये मध्यम वर्ग के आधार पर दूसरा प्रकार होता है। तीसरा है श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास। लेबर क्लास जो वो होती है, आपकी हायरार्की बनी होती है, उसमें सबसे नीचे होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है आपका? अपर क्लास, मिडिल क्लास और लेबर क्लास। लेबर सबसे नीचे होते हैं, संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। कारखानों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह ये काम करते हैं। दैनिक वेतन भोगी होते हैं, मासिक वेतन भोगी होते हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले भी होते हैं। एग्रीकल्चर फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर होंगे, इंडस्ट्रियल लेबर होंगे, सर्विस लेबर होंगे, अलग अलग प्रकार के लेबर होते हैं, है ना। वर्ग वर्ग व्यवस्था में इनका सबसे निचला स्थान है। इनका जो जीवन चलता है वो शारीरिक श्रम के आधार पर होता है। शारीरिक श्रम मतलब फिजिकल लेबर। देखो, वकील हो गया, टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गए, है ना, जो भी चीज़ है वो उनका मेंटल लेबर है। वो ऐसा नहीं है कि वो 100 बच्चों को अगर उसे पढ़ाना है तो एक एक बच्चे के पास जाकर उसको पढ़ाएगा। वो एक क्लास देगा, 100 बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो उसका मेंटल लेबर है। जबकि इसको अगर एक गड्ढा भरना है तो इसको एक तसला उठाकर पूरे 100 बार इसको डालना पड़ेगा। इसका फिजिकल लेबर है। तो जो ये श्रमिक वर्ग है, ये फिजिकल लेबर के आधार पर, जबकि इज्जत काहे की ज़्यादा है? मेंटल लेबर की, है ना। जो मेंटल ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मिडिल क्लास को ज़्यादा मिलता है, उसको बहुत कम मिलता है। ये कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, बहुत ही लो लाइफ स्टाइल है इनकी, लो लाइफ स्टाइल है इनकी, श्रम के आधार पर काम करते हैं, संख्या में अधिक है ना। यही परंपराओं को मानते हैं। इनमें प्रवसन का गुण पाया जाता है। आप देखेंगे श्रमिक वर्गों में माइग्रेशन की क्वालिटीज पाई जाती हैं। माइग्रेटेड होते रहते हैं यहाँ से वहाँ, माइग्रेटेड होते हैं, प्रवसन का गुण पाया जाता है इनमें। लो इनकम होती है इनकी, और इनका जो जीवन स्तर होता है बहुत ही लिख दिया हमने, है ना। तो ये 3-4 प्रकार की क्वालिटीज होती हैं लेबर क्लास की, और भी जो आपको याद आ जाए तो लिख सकते हो, है ना। तो ये किसके आधार पर बताया मैंने? स्टेटस के आधार पर, हाई स्टेटस या इनकम के आधार पर। हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। 3 प्रकार की क्लासेस बता दी हैं। अब एक और क्लास है व्यवसाय के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर। एक होते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, एक होता है आपका शासक क्लास, रूलर क्लास, एक होती है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होते हैं लेबर्स, एक होते हैं व्यापारी, और एक होते हैं कृषक, कृषक वर्ग। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके आधार पर 7 प्रकार से बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, है ना। तो अब ये इसके आधार पर वर्गों का विभाजन है भारत में। बुद्धिजीवी वर्ग कौन से हैं? चलिए देखते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल क्लास क्या होती है। इंटेलेक्चुअल क्लास
अगर हम ब्रिटिश काल के बाद ही देखें, क्लास व्लास तो तभी आए, आज़ादी के जो ब्रिटिशर्स थे उनके पहले जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो कौन सी थी? ब्राह्मण, है ना, और मौलवी, ठीक है ना, ये इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, मौलवी। और भारतीय वर्ण व्यवस्था में देखें तो ब्राह्मण, ये लोग इंटेलेक्चुअल क्लास में आते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ तो असली मायनों में इंटेलेक्चुअल क्लासेस का उदय हुआ। असली मायनों में मतलब क्या? कि जो पाश्चात्य शिक्षा से पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ले रखी है, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को अपने अंदर लिया है, नवीन विचारों का समावेशन किया है, न्यू थॉट्स, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, ये सब, इक्वेलिटी, इक्विटी, फर्टर्निटी, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इन लिया। तो अंग्रेजों के समय पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होने वाली एक नई क्लास बनी, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने अंग्रेजी दर्शन को समझा हुआ है, जो नवीन थॉट्स से अपने आप को अब अपने आप को बनाते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे आपके, है ना, और होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, ऐसी क्लास को इंटेलेक्चुअल क्लास बोलेंगे। ये इंटेलेक्चुअल क्लास है, अंग्रेजों के बाद अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ी लिखी है, उनकी संस्कृति और उनके रूलों से प्रभावित रहती है, और आज भी ये इंटेलेक्चुअल क्लास एग्जिस्ट करती है, जो मॉडर्न मॉडर्न उस पर चलती है ना, मॉडर्न फिलोसफी पर चलेगी। दूसरी क्लास है आपकी रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में वो लोग आएंगे जो आपके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे और पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, शासक वर्ग। अब देखो, राजा वाजा तो होते नहीं अपने यहाँ, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र, है ना। तो लोकतंत्र में जो व्यक्ति होंगे वो कौन कौन से होंगे? राजनीतिक होगा, सांसद होगा, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ये सब आपके काय में माने जाएंगे? रूलिंग क्लास में माने जाएंगे। रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग। इसमें सरकार का गठन यही करते हैं, नीतियों का निर्माण करेंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे और उनका कार्यान्वयन भी करवाएंगे, देश की शासन व्यवस्था चलाएंगे। शासन व्यवस्था से तात्पर्य कि आप कहाँ घूमेंगे, कितना घूमेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कितने हद तक आपको सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा, क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, ये सब डिसाइड कौन करवाता है? यही रूलिंग क्लास करवाता है। जैसे आपातकाल लग गया तो आपके घूमने पर पाबंदी लग गई, धारा 144 लगवा ली तो आप 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, है ना। किसी क्षेत्र को उन्होंने विशिष्ट क्षेत्र घोषित कर दिया तो वहां पर जाने के लिए परमिट लेने की व्यवस्था, ये सब किसने बताया? ये सब हमको रूलिंग क्लास ने बताया। तो ये एक प्रकार से नागरिकों पर नियंत्रण लगाते हैं, है ना। बुद्धिजीवी नहीं लगाते, बुद्धिजीवी आइडिया देंगे, रूलिंग क्लास को करता काम कौन सा है? रूलिंग क्लास, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो है वो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें आते हैं प्रशासनिक अधिकारी और नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे कलेक्टर हुआ, कमिश्नर हुए, एसडीएम हुए, तहसीलदार हुए। देखो, ये बैठे हैं रूलर क्लास और इनको ऊपर से कौन लिए हुए है? ब्यूरोक्रेसी। इमेज में देखिए, ब्यूरोक्रेसी ही पूरी उसको चलाती है, रूलिंग क्लास को, समझ रहे हैं ना बात। तो ब्यूरोक्रेसी का असली बोझ किस पर है? जो सॉरी गवर्नेंस का पूरा असली बोझ है आपके ब्यूरोक्रेट्स पर। ब्यूरोक्रेट्स ही पूरी रूलिंग क्लास को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। ये शासन के स्थायी अंग होते हैं। वो आपने सुना होगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये बने रहेंगे, है ना। ये परमानेंट काम करते हैं, ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ये विशेषज्ञ नहीं होते, स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये सामान्यज्ञ होते हैं। जनरलाइज्ड नॉलेज होता है हर फील्ड का इनको, है ना। नॉट स्पेसिफिक इनको ज्ञान नहीं होता किसी भी क्षेत्र का, लेकिन हर क्षेत्र का कुछ कुछ ज्ञान होता है। सरकार के वफादार होते हैं। पॉलिसीज का कितने अच्छे से एग्जीक्यूशन होना है वह किस पर डिपेंड करता है? ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता है। करप्शन और जनता तक पहुंच कैसे रही, करप्शन में कमी, जनता तक पहुंच, ये सब इन पर निर्भर करता है। ये पूरी सरकार का वजन यही ढोते हैं, ठीक है ना। शासन के स्थायी अंग है, ठीक है ना। तो ये नौकरशाह वर्ग है, ये बहुत ताकतवर है। अब आई मेन पूंजीपति वर्ग, ये गलत ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ पर, कैपिटलिस्ट, है ना, कैपिटलिस्ट। अब ये कैपिटलिस्ट कौन है? उद्योगपति वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके व्यवसायी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना, ये बने हुए हैं। देखिए ये ठीक है, ये अम्बानी जी, अडानी जी, है ना, ये आपके बिड़ला जी, है ना, ये सब लोग। ये भी इसकी नाम, हाँ, ये इन्फोसिस वाला है ना, क्या नाम है इसका? नारायण मूर्ति। ये नारायण मूर्ति जी हैं। नारायण मूर्ति, अनिल मुकेश अंबानी जी, अडानी जी, और ये बिड़ला समूह के हेड है, आदित्य बिड़ला ग्रुप के हेड हैं, है ना। तो ये सारे लोग
आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास बहुत कैपिटल है और देश का निर्माण करने में इनका ही बहुत हद तक योगदान है। हमारे देश में जो इंडस्ट्री, रोजगार, इंफ्रा, ये सब चीज़ें इन्होंने भी बनाई हैं। पूंजी का कैसे यूज करना है वो इनके द्वारा किया गया। ये सरकार पर नियंत्रण तो नहीं रखते, लेकिन सरकार की पॉलिसी मेकिंग को कहीं किसी हद तक प्रभावित तो करते ही हैं, इफेक्ट तो करते ही हैं। सरकार इनको कुछ नहीं कह सकती, कह भी सकती है लेकिन कहती नहीं है, क्योंकि अगर इनको कुछ कहा तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कैपिटल क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आती है श्रमिक वर्ग। देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा वर्ग है भैया ये, जो सबसे ज्यादा संख्याओं में पाए जाएंगे। कौन से पाए जाते हैं? श्रमिक वर्ग पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं: एग्रीकल्चर फार्मर, इंडस्ट्रियल फार्मर्स और अन्य फार्मर्स। अदर्स फार्मर मतलब क्या? आपके भवन निर्माण करने वाले, सड़क निर्माण करने वाले, ये सारे लोग। ये आपकी एक और क्लास होती है श्रमिक वर्ग की। ठीक है ना। इसके बाद एक और क्लास आती है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग मतलब जो आपके रपुदरा नहीं खुदरा है ना, जो आपके थोक व्यापारी होते हैं और आपके खुदरा व्यापारी होते हैं, जो आपके थोक में बेचते हैं और फुटकर में बेचते हैं, है ना, वो वाले क्या कहलाएंगे? आपके व्यापारी हैं। ये क्या करते हैं? ये देखिए, व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वह जो प्रोड्यूसर होगा और जो कंज्यूमर होगा, उसके बीच की कड़ी कौन होता है? व्यापारी, है ना। प्रोड्यूसर ने अपना माल उत्पादन किया, अब वो हर एक एक जरूरतमंद तक तो देगा नहीं, वो एक ऐसी दुकान तक अपना सामान पहुंचाएगा जो उसको सेल करेगी, और वो सेलिंग करने का उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा। तो व्यापारी एक मध्यस्थ होता है उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य। आपको अगर व्यापारी की परिभाषा लिखनी हो तो कितनी प्यारी डेफिनेशन बन चुकी है, सिंपल सी, कि उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य जो मध्यस्थ होता है वह वर्ग क्या कहलाता है? व्यापारी वर्ग कहलाता है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की चीज़ों को वो कर दे। ठीक है ना। मध्यस्थ होता है, मीडिएटर होता है, थोक स्तर पर भी होते हैं और रिटेल स्तर पर भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक व्यापारी वर्ग है। अब आपका मेन चीज़ है वर्ग संघर्ष। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? देखिए, जब कहीं भी समाज में असमानता होगी, है ना, समाज में जब विभिन्न प्रकार की असमानताएं होंगी तो उनमें टकराव तो होगा ही होगा, उनमें टकराव होगा ही होगा। तो जब समाज में सामाजिक आर्थिक आधार पर जब समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है तो उनके मध्य स्वार्थों के टकराव के कारण होने वाला विवाद, जो उनके जितने भी हित हैं, जितने भी स्वार्थ हैं, उनके कारण जो भी टकराव होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वह क्या कहलाता है? वह क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। मतलब फिर से गौर कीजिए, सोशल इकोनॉमिकल बेस पर जो भी सोसाइटी बनी हुई है, पहले तो सोशल इकोनॉमिकल आधार पर सोसाइटी में क्लासेस बन गई। अब क्लासेस में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित है, उसके कुछ ना कुछ हित हैं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक चीज़ दो लोगों को चाहिए, एक डिमांड दो लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग क्लास के लोग हैं। श्रमिक क्लास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए बिजली सस्ती हो जाए उनके घरों में, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है। और वहीं पर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं हमारे लिए बिजली सस्ती हो, क्योंकि हम देश को इतने सारे लोगों को रोजगार दिए हुए हैं और हम ये कह, सरकार कह रही है हम किसी एक को देंगे। तो उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? दूसरी चीज़, दूसरा ही एग्जाम्पल लीजिए, यही पूंजीपति और श्रमिकों में। श्रमिकों की डिमांड है कि हमारी वेतन ज़्यादा कर दो, हमारा पैसा बढ़ा दो, और ये कहते हैं नहीं उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा बढ़ा देंगे तो हम घाटे में आ जाएंगे, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तुम्हें नौकरियों से निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है अगर तुम हमारी वेतन नहीं बढ़ाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो एक ही चीज़ है, सामाजिक आधार पर क्लासेस बटी हुई हैं, लेकिन उनमें विवाद हो गया अपने निजी स्वार्थ के लिए। दोनों अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, समाज का स्वार्थ नहीं देख रहे। किसका स्वार्थ देख रहे हैं? खुद का। तो वही चीज़ है, उनके स्वार्थों के टकराव के कारण जो भी विवाद होता है क्या कहलाता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, वर्ग संघर्ष कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जो शोषित वर्ग होता है वह संघर्ष करता है शोषक वर्ग से, और इसके बाद ही क्या होती है? उनके हितों की पूर्ति होती है। जब शोषक और शोषित जो मतलब एक्सप्लोट कर रहे हैं, और एक्सप्लॉइटेड क्लास जो भी एक्सप्लोजन जो कर रहे हैं, और एक्सप्लॉइटेड जो क्लास है, दोनों के मध्य जब संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसके बाद ही क्या होती है? हितों की पूर्ति होती है। उसके बाद ही इंटरेस्ट क्या होते हैं? फुलफिल हो जाते हैं। अब कारण क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्या है? रीजंस क्या है? अब देखिए, इन रीजंस को आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो कि सोशल रीजंस क्या है, इकोनॉमिकल रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, और जियोग्राफिकल रीजन क्या है ना। इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो इसको,
सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है और भौगोलिक कारण क्या है वर्ग संघर्ष के। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग संघर्ष क्या है, आपके दिमाग में पिक्चर हो जाए। पहले तो आपको वर्ग पता हो, फिर वर्ग संघर्ष पता हो, फिर उसके पीछे के कारण आपको पता चलेंगे। बात समझ में आई ना? तो अब देखिए इसके कारण क्या है। अब बहुत आसान है, बस आपको लिंक करना है। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, सही बात है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी जो भी बोल दो। तो ये भी कारण है। क्यों? क्योंकि जब सोचो एक मजदूर के दिमाग में तो ये ख्याल आएगा ना कि यार हम इतना काम करते हैं और पूरे पैसे मालिक के पास जाते हैं। आर्थिक असमानता है, उनको ज़्यादा छूट मिली हुई है। अभी जैसे घोषणा हुई, नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गए, कितने हजार करोड़ का, बहुत से हजार करोड़ों का उन्होंने बैंक का लोन नहीं दिया, विजय माल्या जैसे लोगों ने। और जबकि किसानों के 20-20 लाख रुपए के लोन के लिए बैंक के अधिकारी उनके घर में आ जाते हैं। बात सही है ना? उनके 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस वजह से गरीबों में वो नहीं होगा, आक्रोश आएगा। तो ये वर्ग संघर्ष है। अपनी हितों की पूर्ति करना, ये भी दूसरा कारण है कि सभी लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट पूरे ना हो? तो अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए भी ये चीज़ होती है। तीसरा, कर्मचारियों का शोषण। जब एक कोई बड़ा उद्योगपति होगा, बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा, वह अपने कर्मचारियों को एक्सप्लॉइट करेगा, बहुत ज़्यादा उनका क्या करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा। उनको उनके काम के मुताबिक वेतन नहीं देगा, उनके पैसे काटेगा, उनको छुट्टियां नहीं देगा, कार्य की अनुकूल परिस्थितियां नहीं देगा। तो उसमें विद्रोह की भावना आएगी। नौकरी वो छोड़ नहीं सकता। अगर नौकरी छोड़ेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। तो वो विरोध करेगा, विद्रोह करेगा, संगठन बनाएगा, हिंसा करेगा, मार देगा किसी दिन, कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिकल कंट्रोल से भी होता है। अब जो सोचो, आपने 1975 का वो सुना होगा कि एक बहुत बड़ा वो रैली निकली थी, जेपी के आंदोलन, जेपी के उसमें। तो वो पॉलिटिकल कंट्रोल ज़्यादा हो रहा था जनता पर। तो वहाँ पर शोषक कौन हो गई थी? सरकार। शोषित कौन हो गई थी? जनता। तो वहाँ पर एक वर्ग संघर्ष देखने को मिला था। और जब जब भी सरकारें ऐसा काम करती है, बांग्लादेश रिसेंट एग्जाम्पल है, बांग्लादेश में ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहे थे, तो वहाँ पर देखिए क्या क्रांति हुई है। तो वही चीज़, कर्मचारियों में असंतोष की भावना, आपके एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं है तो भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भैया। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, अंग्रेज तो इसी से परेशान हुए। व्यवस्थित अन्याय, अब ये बहुत टेक्निकल टर्म है। सिस्टमैटिक इनजस्टिस, मतलब कि जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में 1991 के पहले व्यवस्थित अन्याय था। वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ व्यवस्थित वो हो रहा था। सिस्टमैटिक क्या हो रहा था, उनको ना तो ऊंचे ऊंचे पदों पर ले जा रहे थे, उनको ज़मीनें खरीदने की आज़ादी नहीं थी, उनके साथ भेदभाव होता था। हमारे यहाँ भी शूद्रों के साथ अत्याचार हो रहा था और कह दिया गया था इस सिस्टम का में होता है। होता ही नहीं है, तुम्हें मंदिर ही नहीं जाना, तुम्हें नौकरी नहीं देनी, तुम दुकानों में ही नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है, यही नियम है। तुम पूरे सिस्टम में उसको प्रूफ कर दो। बोले महिलाओं की एंट्री ही नहीं होती, बोले सिस्टम ही है, ऐसा ही होता है। तो ये व्यवस्थित अन्याय है। ये तुमने एक पूरा सिस्टम बना दिया और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, क्यों? नियम ही ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं? जबकि उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा उस समय का, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ कर रहे हो। तो नस्ल, लिंग, निवास, इसके आधार पर जो कुछ भी होता है इससे, तो जो शोषित वर्ग होगा ना, एक्सप्लॉइटेड जो भी क्लास होगी, वो उसके उसमें आक्रोश आ जाएगा एक दिन। तो उसका वो टेम्परामेंट वो होगा ना, उसका वो जो भी हो, उसके दिमाग का घड़ा फूटेगा और वो किसी दिन चटकेगा। एक वर्ग का शोषण करना, कोई एक क्लास का आप एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो वो अवश्य किसी ना किसी दिन विद्रोह स्वरूप ज्वालामुखी उसका फूटेगा। आप ज़्यादा नहीं कर सकते। विभिन्न वर्गों में वैचारिक मतभेद, ये भी होता है कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप देखना, बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक, रसिया। रसिया में बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक, एग्जाम्पल कोट करते जाना हर पॉइंट के बाद, ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर। वरना ऐसे ऐसे पॉइंट तो सब जगह मिल जाएंगे, नेट पे बतेरे हैं, है ना? तो बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक, इन्हें वैचारिक ही मतभेद थे। बाद में क्या किया, मेंशेविक ने सारे बोल्शेविकों ने सारे मेंशेविकों को निपटा दिया, है ना? ये सब हुआ, वैचारिक मतभेद है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में ही है बहुत सारी पार्टियां, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ये कोट मत करना लेकिन, है ना? लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट, है ना? लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट, ये भी एक वैचारिक मतभेद ही है। वो कहते इस तरीके से करो, अगर इस तरीके से करो, लक्ष्य दोनों का ही, देश का विकास करना। औद्योगिक क्रांति के कारण होने वाले विवाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है, भले ही समृद्धता आई है, भले ही उत्पादन बढ़ा है, भले ही लोगों को रोजगार मिले हैं, लेकिन इससे पर्यावरणीय चिंताएं भी सामने आई हैं। इससे मानव अधिकारों का मुद्दा भी उठा है, श्रमिकों पर अत्याचार के मुद्दे भी उठे हैं। तो ये सारे विवाद भी आपके वर्ग संघर्ष के कारण बन जाते हैं। और इसके बाद ही
औद्योगिक क्रांति के बाद ही आप देखते हैं कि बहुत बड़ा वो एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। इसके पहले ना तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी, ना वो आवश्यक थी। अब इसके इफेक्ट क्या है? दोनों इफेक्ट हैं। प्रभाव क्या है वर्ग संघर्ष के? क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव कहता है कि सामाजिक सुधार होते हैं, सही बात है। वर्ग संघर्ष होता है तो जो सदियों से चली आ रही प्रथाएं हैं वो टूटती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें सुधार होता है। अब भले ही वो हिंसक का स्वरूप ना हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो समाज में सुधार आते हैं, सामाजिक सुधार होता है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे अरब क्रांति जो हुई थी, है ना, ईरानी क्रांति, ठीक है ना, सामाजिक सुधार आते हैं। राजनीतिक गतिशीलता हो जाती है, पॉलिटिकल मोबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक वर्ग संघर्ष ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो जितने भी राजनीतिक जो उदासीनता बनी हुई थी इस क्षेत्र के प्रति, वो तुरंत ही उसके लिए सक्रिय हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। विधायी सुधार हो जाते हैं। आप देखो, राइट टू एजुकेशन आया, भ्रष्टाचार विधेयक आया, ये सब इसी का कारण है। वर्ग संघर्ष हुआ, लोगों ने विरोध किया मध्य वर्ग ने उच्च क्लास के प्रति, ये सब चीज़ें हुई। जागरूकता होती है, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ जाती है। जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो लोगों में अवेयरनेस की भावना आ जाती है कि अरे यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पहले तो देखो, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक बेसिक सी चीज़ हो गई थी किसी राज्य में, तो उस राज्य ने उसकी सरकार को जिता दिया। तो एक प्रसिद्ध न्यूज न्यूज वाले ने कहा था कि ये सबसे चिंतनीय स्थिति है कि जहाँ पर लोग जिंदा रहने को ही विकास मानने लग जाते हैं। समझ रहे हो? बहुत बड़ी लाइन बोली। तो बोले उस राज्य के लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदा रहना ही विकास है, कि तुम्हें पानी बिजली और सड़क मिल गई है तो उनका बहुत विकास हो गया, जबकि ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक चीजें हैं। समझ गए ना बात? तो ये अभी लोगों में इतनी जागरूकता ही नहीं है, ठीक है ना। सांस्कृतिक व बौद्धिक वृद्धि होती है, कल्चरल आप में डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे जहाँ भी ये संघर्ष होते हैं, संघर्ष के बाद परिणाम सुखदायी होते हैं। संघर्ष के दौरान जरूर आपको स्ट्रगल मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम वो होगा, क्या होगा? सुखदायी होगा। और वो कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। अब देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी जान लीजिए वर्ग संघर्ष के। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कार्यों में गतिरोध आ जाता है। जब जब तक वो होता है ना, तो आपने देखा होगा सड़कें जब कभी ज़्यादा हो जाता है तो हिंसक भी हो जाती हैं चीज़ें। और हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई काम नहीं हो पाती है, रेल रोको आंदोलन, सड़क बंद आंदोलन, चक्का बंद, है ना, और मारपीट भी हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं, लूटपाट बढ़ जाती है, तो अराजकता की स्थिति आ जाती है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कार्यों में गतिरोध हो जाता है, कार्य समय से पूरे नहीं होते। जैसे बांध के लिए जो कोई भी हो जाए आंदोलन, तो वो कार्य ही नहीं हो पा, डला है 20 साल से। रेलवे की लाइन बिछ रही है तो रेलवे की लाइन ही नहीं बिछ रही, तो कार्य समय पूरे नहीं होते, संपत्ति का नुकसान हो जाता है, ब्रेन ड्रेन होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल क्लास है, यहाँ पर है, और मतलब कोई भी किसी व्यक्ति को ने कहा यहाँ पर शोषण हो रहा है आपका मजदूरों का, या जो भी वर्कर्स हैं, यहाँ काम की अच्छी दशाएं नहीं है तो उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, काम के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा, और यहाँ पर मैनेजर आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करेगा। तो यहाँ का जो प्रॉपर्टी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगे, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, वो दूसरे देश चले जाएंगे। ऐसे देश जाएंगे जहाँ पर उनको अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? ब्रेन ड्रेन हो जाता है। संगठन में भी प्रेरणा का अभाव प्रभाव हो जाता है, मतलब अभाव, प्रभाव नहीं, अभाव। मोटिवेशन नहीं बचती, अभाव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें लगातार अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, सोच आपको भी सुन लो कि आपके घर में निरंतर लड़ाई होती रहे, तो आपका भी वहाँ मन नहीं लगेगा, बोले हटाओ यार छोड़ो, आप भी घर से बाहर रहना पसंद करेंगे। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, किसी सोसाइटी में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, तो उन्हें मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आएगी। और आखिरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण। नेता लोग और आग में घी लगाने का काम करेंगे, बोले हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, जैसे आरक्षण के केस में करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी करती है कि हम बढ़ा देंगे, दूसरी कहती है हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, वहां से कोर्ट कहता है इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता, बोले ऐसे कैसे नहीं बढ़ सकता, हम बढ़ाएंगे, हम पे भरोसा रखो। तो उन्होंने एक वर्ग को तय कर लिया कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है और जनता आपस में लड़ जाती है, और वह विकास के मुद्दों को, जो उनका डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, उन सबको भूल जाती है। बोले यही काम है। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ें हैं। अब एक और है, हल्का सा सुन बस लो। कार्ल मार्क्स का वर्ग संबंध का सिद्धांत है, वो कहता है कि
समाज में अभी पूंजीवादी वर्ग पूंजीवादी क्रांति के बाद एक साम्यवाद समाजवाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद का जो विनाश है वह उसकी मूल जड़ में है। जो कैपिटलिस्ट है उसका जो विनाश है, उसका डिस्ट्रॉय जो होगा वह उसके रूट में है। क्योंकि पूंजीवादी जो भी चीज़ है, पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज को दो भागों में बांट दिया है, एक शोषक वर्ग एक शोषित वर्ग, और ये आपस में संघर्षरत हैं। जब संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो शोषित वर्ग है, जो लेबर क्लास है, वह एक दिन पूरे पूंजीपतियों को समाप्त कर देगी और समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। सभी व्यक्तियों पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, क्लास लेस सोसाइटी। ये कार्ल मार्क्स बोल रहा है, कपोल कल्पना दे रहा है। बोले एक दिन ऐसा आएगा जब पूंजीपतियों का अत्याचार बढ़ जाएगा, कैपिटलिस्ट का अत्याचार बढ़ जाएगा, और जो शोषित वर्ग होंगे वह उठ खड़े होंगे और सारे पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे, संपत्ति को आपस में बांट लेंगे और समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। तो यह कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अब इसकी आलोचना क्या कहती है? एक तो देखो, पहली चीज कि बहुत दिन हो गए अभी तक आया नहीं है ना, बहुत दिन तो हो गए, कब आएगा? ऐसा नहीं आएगा। दूसरा, इन्होंने समाज को सिर्फ आर्थिक आधार पर बांटा, उन्होंने कहा दो आर्थिक आधार पर ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है, समाज बहुत आधार पर बटा होता है। तीसरी चीज, इन्होंने कहा ये सब सब काल्पनिक कल्पना है कि शोषित वर्ग खड़ा हो जाएगा, शोषित वर्ग ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ। और दूसरा, पूंजीपति वर्ग भी इतना ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाया, सरकारों ने इतने ज्यादा उनके लिए प्रावधान कर दिए हैं, है ना। तो ये सिर्फ इनकी कपोल कल्पनाएं हैं, ये इनकी आलोचनाएं भी कहती हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण क्रांति आ जाएगी और पूर्ण समानता कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये भी एक यूटोपियन कल्पना है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूर्ण समानता आ जाए। पूर्ण समानता आ जाएगी तो गतिशीलता कहाँ जाएगी फिर? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष समाप्त होता है। बने रहिए फास्ट एकेडमी के साथ, है ना, बने रहिए फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल के साथ, है ना। और आपको जो पुराने लेक्चर हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।